अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर मिस समरीन गुलज़ार। और आज मैं आपको मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन थी आइंस्टाइन की, उसको डिस्कस करूँगी। और टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन ने इस एक्सप्लेनेशन को काफ़ी सक्सेसफुल किया, बनाया, और सारी जो एक्सप्लेनेशन दी थी, जो इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आए थे वो बहुत उससे मैच कर रहे थे। तो आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी दी थी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट समझाया था और उसकी वर्किंग भी बताई थी और उसके फीचर्स बताए थे, ग्राफ्स डिस्कस किए थे उसके फीचर्स के साथ साथ जो वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। तो साथ में हमने वेव थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया था। कुछ साइंटिस्ट ने कोशिश की फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने की, जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसके कुछ फेलियर्स थे, वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए थे। तो अभी इस लेक्चर में हम आइंस्टाइन की एक सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। और उन्होंने क्या उन्होंने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन जब आइदर एब्जॉर्ब वन फोटोन और मोर, मीन्स कल प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था, ये ग्लास ट्यूब ली थी, उसमें दो मेटालिक प्लेट्स थी हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास यूवी रेस की सोर्स थी, अल्ट्रावायलेट रेस की सोर्स थी। इससे जब फोटोन आकर इंसिडेंट होते हैं मेटालिक प्लेट पर, तो ये फोटोन इस मेटालिक प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एमिट आउट कर लेते हैं, वो सरफेस से बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो आइंस्टाइन ने हमें क्या बोला कि एन इलेक्ट्रॉन आइदर एब्जॉर्ब वन फोटोन और मोर, या तो वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या एक से ज़्यादा भी कर सकता है। जैसे ही लाइट यूवी रेज आकर इंसिडेंट होगी इस मेटल प्लेट के ऊपर। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट भी वो हमें यही एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि द चांस दैट एन इलेक्ट्रॉन में अब्जॉर्ब मोर देन वन फोटोन इज़ नेग्लिजिबल। बहुत नेग्लिजिबल चांस है इस बात का कि इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब करे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ फोटोन जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन की निस्बत नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बहुत कम है। लाइट जो यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रिच होता है वो। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आकर फोटोन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर या तो वो सरफेस से बाहर आ सकता है या फिर सरफेस पे रहे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से तो एक इलेक्ट्रॉन कम से कम एक ही फोटोन को या ज़्यादा से ज़्यादा एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा को एब्जॉर्ब करने का उसका चांस बहुत कम है। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास, उन्होंने क्या बताया कि क्वांटम थ्योरी को एक स्टडी करके उन्होंने क्या बताया कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन सरफेस को, जिस मेटल सरफेस पे वो मौजूद होगा उसको या तो छोड़ देगा या फिर जो एनर्जी उसने फोटोन से गेन की है उसको डेसिपेट कर देगा, उसको खर्च कर देगा। तो इट्स एनर्जी विद इन द मेटल इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर वो उस एनर्जी को जो उसने फोटोन से एब्जॉर्ब की, उस इलेक्ट्रॉन ने, या तो वो एनर्जी लेकर उस सरफेस को लीव कर देगा या फिर जो एनर्जी है उसको डेसिपेट कर देगा बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर। तो इस मतलब जब वो छोटे टाइम पीरियड के अंदर उसको डेसिपेट कर देगा, उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो उसके पास चांस ही नहीं है कि वो सेकंड फोटोन को दोबारा से गेन करे। तो एक बात ये उन्होंने हमें बताई कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका जो चांस है सेकंड फोटोन को एब्जॉर्ब करने का वो बहुत कम है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट
जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं, सिंपली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज़ करने की वजह से, जैसे कल भी हम ग्राफ में भी स्टडी कर रहे थे और फीचर्स में भी हमने यही पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, कि इंटेंसिटी जो लाइट की है उसको इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती हैं, लेकिन एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं बढ़ रही थी, वो सेम ही रह रही थी, क्योंकि हमने जब स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया था तो वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे स्टॉप हो रहे थे। 4 पॉइंट ये है इसकी एक्सप्लेनेशन का। और 5th पॉइंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है फोटोन को, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो इतनी एनर्जी ले लेता है कि वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, वो एनर्जी इक्वल होती है HF की। हमने जो क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, क्वांटम थ्योरी हमें ये कहती है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो इक्वल होती है, E=HF के बराबर होती है। लाइट जो है कंसिस्ट करती है एनर्जी पैकेट्स पर, और आइंस्टाइन ने उसको नाम फोटोन का दिया था, और उनकी एनर्जी इक्वल होती है HF के बराबर। तो H आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है, और F जो है आपके पास वो है फ्रीक्वेंसी, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा फोटोन जिस भी फ्रीक्वेंसी का, वो एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी होगी वो उसके पास आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू HF, जो किसके बराबर होगी, HF के बराबर होगी। तो अब ये जो एनर्जी उसने गेन की है, टोटल एनर्जी HF है। अब इस HF की एनर्जी वो चाहे तो इसमें से कुछ लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, खर्च करता है मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, और बिफोर लिविंग द मेटल सरफेस एंड इजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी लेस देन HF से की एनर्जी लेस देन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास होगी, अब वो एनर्जी जो उसके पास बची है वो HF से क्या हो गई है, लेस हो गई है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है वो E है, विच इज़ इक्वल टू HF। टोटल फोटोन के पास ये एनर्जी थी E की, E विच इज़ इक्वल टू HF के बराबर है। वो एनर्जी उसने गेन की, फोटोन आकर जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट हुआ, ये फोटोन आकर जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की है वो किसके बराबर है, HF के बराबर है। अब ये जो HF की एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, इस एनर्जी में से कुछ अमाउंट वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट वो लूज़ करेगा मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। अब मेटल सरफेस से जब वो बाहर निकलेगा तो मेटल में भी इतनी ही एनर्जी उसको चाहिए वो मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आकर इस पर इंसिडेंट हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो मेटल सरफेस के अंदर मौजूद है उसको बाहर निकलने के लिए भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपके पास एनर्जी है वो तो उसने बाहर निकलने के लिए खर्च कर लिया। अब आगे चलने के लिए उसके पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी बची नहीं, तो वो फिर वहीं रुक जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 5th पॉइंट में उन्होंने क्या हमें समझाया, आइंस्टाइन ने क्या बताया हमें, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फोटोन जो वो एब्जॉर्ब करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, वो इलेक्ट्रॉन में भी वो एनर्जी लेकर सम लूज़ करें सम ऑफ दिस एनर्जी बिफोर लिविंग द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस को लीव करने से पहले उसमें से कुछ वो लूज़ भी कर सकते हैं, एंड इजेक्टेड विद अ काइनेटिक एनर्जी लेस देन HF। अब जब उनके पास एनर्जी बची है वो HF से लेस होगी। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन आया है, इंसिडेंट हुआ है, और फॉर एग्जांपल बाहर निकलने के लिए उसको एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए, तो 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सरफेस से बाहर निकलने के लिए उसने खर्च कर दी, बकाया उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बची, और ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अब उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जिसको लेकर वो टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मूव करेगा, और सर्किट में से फिर करंट फ्लो होता हुआ हमें दिखाई देगा। और ये भी हो सकता है इट मे लूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी विद इन द मेटल एंड डज नॉट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन।
इसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। अब पहले भी मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट्स में, इसी पॉइंट में मैंने पीछे भी आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये ऐसा भी हो सकता है कुछ मेटल सरफेसेस के अंदर, क्योंकि हर मेटल सरफेस की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए फॉर एग्जांपल एक ऐसा मेटल है ये जिस पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इंसिडेंट हुआ है और उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब वो बाहर निकलेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो बची नहीं। अब उस बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी, उसने वो वहीं पे यूज़ कर ली सारी की सारी, और टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी बची नहीं, तो वो मेटल की सरफेस पर ही रुका रहेगा। तो ये भी हो सकता है, आइंस्टाइन ने हमें बताया कि इट मे लूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी विद इन द मेटल एंड डज नॉट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है मेटल को सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट से। ये कुछ पॉइंट्स से आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन किए इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, कि कम अज़ कम जो लास्ट पॉइंट है इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि वर्क फंक्शन हर एक मेटल का अपना होता है। ये वर्क फंक्शन, वर्क है मीन्स एनर्जी है, फाई नॉट विच इज़ इक्वल टू लाइक ई इज़ इक्वल टू एच एफ, फाई नॉट इज़ इक्वल टू एच एफ नॉट के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये वो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए मिनिमम लाजमी ज़रूरी होगा। हमें इससे ज़्यादा का फोटोन उस पर इंसिडेंट करवाना पड़ेगा ताकि ये एनर्जी का उस ज़्यादा एनर्जी का फोटोन जैसे ही इंसिडेंट हो तो कम से कम इतनी एनर्जी लेकर वो सरफेस से बाहर आए, और फिर सरफेस से बाहर निकलकर टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए भी उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो मूव नहीं करके जाएगा तो फिर हमें लाइट इंसिडेंट करवाने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं करेगा तो सर्किट में से करंट फ्लो भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। हमारे पास जो डेरिवेशन है, आइंस्टाइन ने जो डेरिवेशन की थी हमारे पास इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की इक्वेशन जो अपनी दी थी, डेरिवेशन में क्या दिया उन्होंने कि द आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ई इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फंक्शन वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर। तो ई जो है वो रिप्रेजेंट करिए टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस के ऊपर, लाइक एक मेटल सरफेस है हमारे पास, और इस मेटल सरफेस के ऊपर जो फोटोन इंसिडेंट होगा आकर यहाँ पर फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड की वो इक्वल किसके है, ई के। टोटल एनर्जी उसने ई की उसको प्रोवाइड कर दी, टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। देन वो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी आपके पास किस किस के बराबर बनेगी, उस एनर्जी में से जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर वो मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, वो एनर्जी कहलाएगी वर्क फंक्शन। क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन। ठीक, और वो वर्क फंक्शन किसके बराबर है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम बाइंडिंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल। मेटल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो वर्क फंक्शन होती है। उनकी बाइंडिंग फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो वर्क फंक्शन होती है, और जिसको हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल इंसिडेंट फोटोन की जो टोटल एनर्जी होती है उसमें से कुछ एनर्जी वो वर्क फंक्शन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, और बकाया जो पीछे बचती है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जिसको लेकर मेटल प्लेट से सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो टूवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन वो मूव करके जाते हैं। ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो मूव करके जाते हैं तो सर्किट में से फिर करंट फ्लो होता है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन आगे देख लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट वर्क फंक्शन की इक्वल होता है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ के इक्वल होती है, एंड वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट के इक्वल होगा। एफ नॉट हेयर इज़ अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आप मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स
सिर्फ इतनी एनर्जी लेंगे कि वो मेटल सरफेस पे पहुँचें, बाहर निकल के मूव करना नहीं करेंगे। लाजमी हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो उनके वर्क फंक्शन से ऊपर होनी चाहिए उनकी एनर्जी, और उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी लाजमी वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एनर्जी इज़ इक्वल टू HF अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। काइनेटिक एनर्जी फाई नॉट इज़ इक्वल टू HF नॉट की इक्वल है। अब HF नॉट यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में H कॉमन है, प्लांक्स क्वांटम कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया। प्लांक्स कांस्टेंट कॉमन है, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। F माइनस F नॉट बचा। अगर हम देखें वेव वेलोसिटी ऑफ वेव की इक्वेशन, तो V इज़ इक्वल टू F लैम्डा की इक्वल होता है। V इधर बात हो रही है वेलोसिटी ऑफ वेव जो हमने यहाँ ली हुई है वो EM वेव्स हैं, तो हम V की जगह C यहाँ यूज़ करेंगे वेलोसिटी के लिए। F लैम्डा हो गया हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन बनाएं तो लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई रहा वहाँ के डिवाइड करेगा, और F नॉट के लिए हम इक्वेशन लिखें तो लैम्डा हमारे पास लैम्डा नॉट होगा। अगर F नॉट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वेव लेंथ कट ऑफ वेव लेंथ हमारे पास होगी। तो ये इक्वेशन में हम यहाँ पुट कर देते हैं, F की जगह C बाय लैम्डा एंड F नॉट की जगह C बाय लैम्डा नॉट। दोनों में C कॉमन है, वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन आ गई, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो लेकर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, वो इक्वल होगी HC ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट के इक्वल होगी। हमारे पास ये है हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन जो कि उन्होंने दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पूरा हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा।